अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स का दिन है जनाब आज। और ये खबरें बड़ी तेज़ी से अदालतों की तरफ से आ रही हैं क्योंकि आखिरी जो मामलात हैं, जो आखिरी जंग लड़ी जा रही है वो अदालत में ही लड़ी जा रही है। तो इस वक्त हम देख सकते हैं कि पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है अदालत से। पेशावर हाई कोर्ट ने जनाब बल्ले का निशान वापस कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और क्या अभी भी कोई खदशा बरकरार है कि मजीद कोई हमला किया जाएगा इस बल्ले के ऊपर, तो इसके बारे में इस वीलॉग में डिटेल से बात करूंगी। फिर इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर अदालत से आई है, लेकिन इस दफा ये खबर आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जहां पर परवेज मुशर्रफ साहब को, साबिक सदर को, एक जो फैसला सुनाया गया था उनकी फांसी का संगीन गद्दारी के जुर्म में, उस फैसले को पहले तो रिवर्स किया गया था, आज उस फैसले को बहाल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और फिर सुप्रीम कोर्ट से एक और खबर है जहां पर एक सीनियर जज ने इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा क्यों हुआ, उनका किस बुनियाद पर उन्होंने ये इस्तीफा दिया, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और कुछ मजीद खबरें भी हैं। एक सऊद नामी पीटीआई से शख्स है जो कि काफ़ी एकदम कल एहतजाज करता हुआ खबरों की जीनत बना दो एक रोज़ पहले, और वो क्या वजह थी उसकी भी कहानी अब खुल चुकी है, उसको पीटीआई से भी निकाल दिया गया। तो ये सारी खबरें जी आज आपके साथ डिस्कस करनी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा बात हो जाए बल्ले की, बल्ले की। चौके छक्के लगाना चाहते हैं जनाब पीटीआई वाले इस बल्ले की मौजूदगी से, और ये कोई शक की बात नहीं है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, बल्ला अगर हाथ में है तो बेशक इमरान खान ना भी इस वक्त इलेक्शन कैंपेन करें, ना भी खुद इलेक्शन लड़ पाए मे बी, इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा इस बात का चांस है कि पीटीआई ये इलेक्शन ठीक ठाक मार्जिन से जीत सकती है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास अगर बैट का निशान रहता है। क्योंकि अगर कोई और निशान मिलता या तमाम उम्मीदवार आज़ाद लड़ते तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती पीटीआई के लिए। और ये तो नहीं है कि वो पीछे हट जाते और फिर भी मुकाबला को बड़ा आसान हो जाता बाकी सब के लिए, लेकिन ये है कि इनके लिए खासा मुश्किल हो जाता फिर अपने वर्कर तक, अपने वोटर सपोर्टर तक पहुंचना, पैगाम पहुंचाना कि कौन सा असल पीटीआई का उम्मीदवार है। तो ये सब चीज़ें अब दम तोड़ती नज़र आ रही हैं क्योंकि बल्ले का निशान वापस मिल चुका है और पाकिस्तान की पेशावर हाई कोर्ट जो है उसकी तरफ से ये फैसला सुनाया गया, डिविजनल बेंच ने ये फैसला सुनाया। इसके बैकग्राउंड में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग डेली वीलॉग देखते हैं वो अपडेटेड है इस मामले में कि पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब बल्ले का निशान वापस लिया गया तो एक रुकनी बेंच ने ये फैसला मुअत्तल कर दिया था, फिर दोबारा उसको चैलेंज किया गया इंट्रा कोर्ट अपील में इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो उस जज साहब की तरफ से ये जो अपील थी उसको उनको मंजूर करते हुए जो स्टे था वो वापस ले लिया गया था। तो अब जो डिविजनल बेंच है उसने ये फैसला सुनाया जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है और उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनको कबूल भी किया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि 15 मिनट के अंदर वेबसाइट के ऊपर जो बल्ले का निशान है वो पीटीआई को अलॉट किया जाए। सॉरी, इससे पहले एक लिस्ट भी गर्दिश कर रही थी जिसमें तमाम मुख्तलिफ जो जमातें हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही हैं उनको निशान अलॉट कर दिए गए हैं। और ये फहरिस्त सोशल मीडिया पर भी और सुप्रीम कोर्ट और बल्कि इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी नज़र आ रही थी, लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई निशान अलॉट नहीं किया गया था। और उसकी वजह यही थी कि मामला जो था वो अभी कोर्ट में पेंडिंग था। अब कोर्ट ने जैसे ही ऐलान किया है, फैसला दिया है, साथ ही उन्होंने ये हुक्म भी जारी किया है कि फौरी तौर पर जो इसका सर्टिफिकेट है इलेक्शंस का और बल्ले के निशान का ये जारी किया जाए। और अब देखना ये कि इलेक्शन कमीशन ऐसा करता है या नहीं। बैरिस्टर अली जफर साहब ने इस फैसले के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 15 मिनट के अंदर अगर ये काम नहीं होता तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा इलेक्शन कमीशन। लेकिन मेरी ज़ाती राय में अभी इसमें कुछ वक्त लग सकता है। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरफ जाए कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। ये देखिए, ये अभी एक ख़तरा बाकी है, तो इसके ऊपर मैं अभी बाद में बात करती हूँ। लेकिन जो सेलिब्रेशन है इस वक्त सारी बहुत ज़्यादा है, हमें नज़र आ रही। जैसे ही ये फैसला अनाउंस हुआ है पेशावर हाई कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में कारकुन और जो लॉयर्स थे वहाँ पे मौजूद थे, बड़ी तादाद में उन्होंने वहाँ पर जो है नारेबाजी भी की, खुशी मनाई और ख़ूब उन्होंने इजहार किया खुशी का, जश्न मनाया गया पीटीआई की तरफ से। तो एकदम नई जिंदगी जैसे दौड़ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त बल्ले का निशान वापस मिलने के ऊपर। तो ये बड़ा जी खुशाइंद हो गया है पीटीआई के लिए और जमहूरियत के लिए भी। मैं सिर्फ इसको पीटीआई की आंख से नहीं देखती, मैं इसको जमहूरियत की आंख से भी देखती हूँ, क्योंकि बल्ला सिर्फ पीटीआई का बल्ला नहीं है।
ये वो तमाम वोटर्स का भी बल्ला है कि जो इसके ऊपर मोहर लगाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, वो थोड़े हों, वो ज़्यादा हों, वो सबसे ज़्यादा हों, वो एक अलग बात है। लेकिन जो चाहे 4 बंदे भी अगर पीटीआई को वोट डालना चाहते हों और बल्ले पे निशान लगाना चाहते हों, लेकिन अगर आप उनसे उनका ये हक छीन रहे हैं तो ये आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। और यही फिर बुनियादी बात है कि इसका मतलब आप डेमोक्रेसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप जिस तरह से एलिमिनेट कर रहे हैं पूरे इलेक्शन प्रोसेस से, उस पर पहले ही बहुत सारे सवालात हैं, और उसके ऊपर अगर आप उनका इतना मेजर डिसीजन कर देते हैं कि उनका निशान ही वापस ले लिया जाता, तो ये और भी ज्यादा कत्ल होता जमहूरियत का। और मैं समझती हूँ ऐसे इलेक्शन की कोई साख भी नहीं होगी। साख तो अभी भी बहुत कमजोर है इस इलेक्शन की, लेकिन चलिए फिर भी शायद कोई चांस हो कि कोई इसको देख ही ले कि हाँ भाई पीटीआई का कम अज कम मौजूद होना तो वहां पर था। अगर आप निशान ही अलॉट नहीं करते तो इसका मतलब था कि आपने पीटीआई को हिस्सा ही नहीं लेने दिया। तो ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक फैक्टर होता, इस इलेक्शन को बिल्कुल कोई तस्लीम ना करता अगर ये इस तरह से इलेक्शन हो। तो बहरहाल अब हम देख सकते हैं कि पीटीआई अपने उम्मीदवारों के टिकट भी जारी कर देगी। अभी तक उन्होंने रोक के रखे हुए थे क्योंकि जब तक निशान का मसला था तो वो भी इस पे कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहे थे। तो अब उम्मीद है, इम्कान है कि आज या कल में 2-1 दिन में जो पीटीआई की मुशावरत ऑलरेडी मुकम्मल हो चुकी थी, इसके बारे में एक उन्होंने लाहे अमल भी बता दिया था, प्रायोरिटी लिस्ट भी बता दी थी। और उनका कहना था कि जिन लोगों को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले टिकट अलॉट हो चुके हैं और वो स्टिल पार्टी के साथ कमिटेड रहे हैं तो उनको फौकियत दी जाएगी। फिर इसी तरह वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये पिछले जो सारा एक मुश्किल टाइम गुजर रहा है स्टिल उसमें गुजरा है, उसमें जो कुर्बानियाँ दी हैं उनको मद्देनज़र रखा जाएगा। साबिक एमएनए एमपीएस वो तमाम जो अभी तक पार्टी के साथ कमिटेड रहे, मुश्किलात झेली, उनको मद्देनज़र रखा जाएगा। और फिर इसके साथ साथ जो लोग छोड़ गए पार्टी लेकिन उन पे इंतहाई किस्म के जुल्म सितम किए गए और उसके बारे में जो पार्टी है वो आगाह भी है, तो उनके हवाले से जाहिर है कि पार्टी केस टू केस फैसला करेगी। तो ये कुछ उन्होंने चीज़ें पहले से तयशुदा हैं, तो काफ़ी हद तक इसमें वो लोग कंटिन्यू करेंगे मेरे ख्याल से जिनको ऑलरेडी टिकट मिल चुके थे जब केपी और पंजाब में इलेक्शन होने थे और इमरान खान साहब ने खुद इंटरव्यूज़ करके जो टिकट जारी किए थे। लेकिन वो तमाम लोग नहीं, ऑब्वियसली बहुत से टिकट होल्डर छोड़ गए बीच में पीटीआई, तो उनको तो ज़ाहिर है फिर दोबारा नहीं मिल सकेगा चांस। तो बहरहाल जी ये एक बड़ी खबर है। अब इसमें खबर में क्या रंग में कोई भंग डलने वाला है, ये इस सूरत में हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करता है कि उसे अभी मज़ीद बेइज्जती करवानी है, अपने आप को मज़ीद मुतनाज़ बनाना है, अपने आप को मज़ीद उन्होंने गंदा करवाना है अगर, और पार्टी साबित करना है, इंतहाई किस्म की पार्टी वो ऑलरेडी है, एक बहुत ही जानिबदार किस्म का इलेक्शन कमीशन है ये। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही चाहते हैं कि उन्हें चौक चौराहों पर लोग इसी तरीके से, इसी पहचान से जाने, तो फिर अगर वो ये फैसला करते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला चैलेंज करना है पेशावर हाई कोर्ट का, तो फिर आप कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के लिए सब अच्छा नहीं है, ये सब आप जानते हैं। वहाँ पर जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं वो मुस्तकिल एक ऐसे फैसले भी कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड भी पीटीआई की तरफ ऐसा है कि जहाँ से उन्हें कोई ठंडी हवा की उम्मीद नहीं है। तो मैं तो समझती हूँ कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला गया तो इसका मतलब है आप समझ लीजिए कि फिर बल्ले का निशान भी जा सकता है दोबारा। लेकिन अगर नहीं जाता तो फिर सूरत हाल में कुछ तब्दीली भी हो सकती है। लेकिन ये इतना कमज़ोर केस है कि जो भी इसको देख रहा है कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि कोई भी अदालत पाकिस्तान की इस फैसले को बहाल रखे कि जी इलेक्शन कमीशन का जो फैसला उसको बहाल रखे, बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला उसको बहाल रखे। ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अदालत के लिए, क्योंकि कानूनी तौर पर बहुत नुक्ते हैं इसमें। आज भी जो समाअत हुई इसमें भी उन्होंने, जो जज साहब थे इजाज़ अनवर साहब, उन्होंने बात की कि मौरूसी सियासतों में बाकी तमाम पार्टीज़ में नज़र आती है, पीटीआई में तो फिर भी हमें नज़र नहीं आता कि कोई अपने ही बीवी बच्चे बहन भाई जो हैं वो बने हुए हैं पार्टी अहदेदार। वहाँ तो कारकुन भी लड़ा है और उसने आगे भी आया है, तो ये भी उन्होंने रिमार्क्स दिए। फिर जो उन्होंने सेक्शन का जिक्र किया उसमें भी उन्होंने कहा कि इस जो 209 है उसके तहत तो सिर्फ आप ये एक सर्टिफिकेट अगर 7 दिन के अंदर ना पीटीआई जमा कराती कि उन्होंने इलेक्शन कराए हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन इलेक्शन कैसे करवाए या नहीं करवाए इस सेक्शन के तहत तो आप ये चेक ही नहीं कर सकते। तो ये बहुत कमज़ोर केस था।
लेकिन कमज़ोर हो या स्ट्रांग हो, बाकी कौन से केसेस कोई इमरान खान साहब के खिलाफ बड़े कोई स्ट्रांग केसेस हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो चल भी रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ज़मानतें भी उसमें नहीं मिल रही। तो बहरहाल जी, अब आखिरी एक राह का कांटा है सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो निकल गया तो पीटीआई के लिए सब अच्छा है, लेकिन ये जानबूझकर भी सब कुछ कंफ्यूजन में आखिरी, जिसको कहते हैं ना, अगर आखिरी बॉल तक ये खेल रहे हैं तो उधर भी आखिरी बॉल तक ही खेल रहे हैं और आखिरी हद तक जाया जा रहा है पीटीआई को दीवार से लगाने के लिए और उनको कमज़ोर करने के लिए इलेक्शन प्रोसेस में। और इसी वजह से अभी भी आप ये सुन सकते हैं किसी भी वक्त ये खबर कि इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम तर साख को दाव पर लगाते हुए पीटीआई के खिलाफ अब बाकायदा एक सियासी जमात बन चुका है और अब जी जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में। तो ये खबर बिल्कुल आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट से एक और अहम खबर, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। कि वही जज साहब हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस चल रहा है और उन्होंने शो कॉज नोटिस का जवाब भी आज दे दिया, साथ ही अपना इस्तीफ़ा भी भेज दिया। उनके इस्तीफ़े के ऊपर बहुत बात हो रही है, कुछ लोग उनको बहुत ईमानदार और बहुत ही आइन पसंद जज करार दे रहे हैं, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि वो वाकई एक कॉम्प्रोमाइज जज थे और करप्ट प्रैक्टिसेस में भी मुलविस रहे हैं। मेरी ज़ाती राय उनके बारे में कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि उनके ऊपर जो भी कार्रवाई की जा रही थी वो इस वजह से नहीं थी कि वो करप्ट हैं या नहीं हैं या उन्होंने वाकई कोई मुर्तकिब हुए हैं खिलाफ वर्जी के किसी कोड ऑफ कंडक्ट के, बल्कि उनके खिलाफ वाहिद जो मकसद था कार्रवाई का वो यही था कि वो इस वक्त जो आप समझ लीजिए कि ऐसे जज साहिबान जो आपको नज़र आता है कि इस वक्त आइन और कानून के खिलाफ हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट किसी हद तक फैसले दे रहे हैं, उनको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उनकी स्पेस कम की जा रही थी। इसी वजह से मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को जो है ये सारा रेफरेंस भुगतना पड़ रहा था। तो ये बात तो खैर बिल्कुल तयशुदा है। बाकी उनकी करप्ट है या नहीं है ये वो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रही, लेकिन अगेन ये बात है जो उन्होंने अपने शो कॉज नोटिस में लिखा है कि जो उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बताई गई थी वो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो उनके सैलरीड अकाउंट से उन्होंने बनाई हैं, कोई उन्होंने उसमें कोई किसी किस्म की करप्ट प्रैक्टिस के वो मुर्तकिब नहीं हुए हैं। लेकिन अब इस पर बात ज़रूर अलबत्ता हो रही है कि फिर अगर ऐसा ही था तो फिर उन्हें इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, फिर अगर वो क्लीन थे तो उन्हें चाहिए था कि भाई आखिर तक अपनी लड़ाई लड़ते। हार क्यों मानी उन्होंने, मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए था। जब आप सच पे हों, साफ हों और इंसाफ के साथ आपका ताल्लुक भी है तो आपको फिर लड़ाई अपनी पूरी लड़नी चाहिए थी, हिम्मत से काम लेना चाहिए था। लेकिन हर किसी का ज़ाहिर दबाव बर्दाश्त करने का अपना एक कैपेसिटी होती है, अपनी एक गुंजाइश, अपना एक लेवल होता है। हर कोई उस लेवल तक शायद नहीं जा सकता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो बहरहाल जी, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं वो फाइनली साइड पे खुद ही हो गए हैं, इस्तीफ़ा उन्होंने भिजवा दिया सदर मुमलिकत को। और आप कह सकते हैं कि काजी फायज़ ईसा साहब के हम ख्याल जजों में जो एक और यानी जज थे जो नहीं थे हम ख्याल, उनकी कमी हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और अभी एजाजुल एहसन साहब ने जो कल एक नोट लिखा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर ये बताया कि ये सारी कार्रवाई उनके खिलाफ सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है और इसमें ड्यू प्रोसेस जो है उसको भी ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा। तो एजाजुल एहसन साहब ने उनके खिलाफ ये जो रेफरेंस था, ये जो सारी कार्रवाई थी, इसके ऊपर काफ़ी संगीन किस्म के सवालात ऑलरेडी उठा दिए हुए थे। तो अब ये वही है जो पहले भी हम होता देखते हैं, कुछ जज इधर हैं, कुछ जज उधर हैं, कुछ पहले इस्तेमाल हुए, कुछ अब इस्तेमाल हो रहे हैं और कुछ कभी भी इस्तेमाल नहीं हुए, वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी रखते हैं। तो ये सब एक गंदा खेल है, हमारे मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है और इसमें हम सब बार बार यही जो तमाशे है वो देखते चले जाते हैं। अब एक और जो खबर आई, जस्टिस वक़ार सेठ साहब एक जज हुआ करते थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने मुशर्रफ साहब के खिलाफ एक फ़ैसला दिया था जो उन्होंने 3 नवंबर की इमरजेंसी लगाई थी कि उन्होंने आइन मुअत्तल किया और गैर कानूनी तौर पर किया, लिहाजा उनको सज़ाए मौत सुनाई जाती है। बल्कि उन्होंने तो ये तक कहा था कि डी चौक में उनकी लाश लटकाई जाए। खैर, परवेज़ मुशर्रफ साहब तो अब इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए हैं, लेकिन उसके बाद इस फ़ैसले को जो रिवर्स किया गया था अदालतों की तरफ से, उस रिवर्स किए जाने के ऊपर भी अपील थी और अब सुप्रीम कोर्ट का आज जो एक फ़ैसला आया अहम, उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो फांसी की सज़ा है उसको बहाल कर दिया गया है। अब तो खैर परवेज़ मुशर्रफ साहब को फांसी नहीं दी जा सकती, लेकिन असल में यही कहानी है कि हमारी अदालतों की औकात टोटल इतनी ही है कि जब कोई डिक्टेटर आइन तोड़े, कुछ भी करे, जमहूरियत का जितना मर्जी सत्यानाश करे और जो मर्जी पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करे, जब वो कुर्सी पर होता है, दुनिया में होता है, तो आप में इतनी हिम्मत, कुर्सी पे तो दूर की बात, इवन दुनिया में भी हो तो आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसको कटहरे तक में बुला सकें। और अगर वो दुनिया से चला जाए तो फिर आप जितने मर्जी बहादुर बने, जितने मर्जी फैल फैल के उसके खिलाफ फैसले दें, उन फैसलों की कोई वक़्त नहीं रह जाती है। अगर आप इतने ही दमखम वाले हैं तो बुलाएं फिर
जनरल बाजवा साहब को, उनके ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। फिर बुलाएं आप जनरल फैज़ हमीद साहब को, वो ये हयात हैं, इनके ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। बुलाएं आप अशफाक परवेज़ कियानी साहब को, बुलाएं आप आसिम बाजवा साहब को। बहुत सारे ऐसे साबिक जर्नैल हैं जिनके ऊपर बहुत गुफ्तगू हुई है कि उनके बहुत पैसे बन गए, उन्होंने ये किया, और कुछ तो ऐसे हैं जो आइन शिकन करार पाए, जिन्होंने अपनी हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासत में मुदाखलत की सीधी सीधी, और बाकायदा वो खुद एतराफ़ करते हुए नजर आए। तो बुलाएं ना आप वो सब जज साहिबान जो या आज जो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ फैसले दे रहे हैं। तो ये सिटिंग जज जर्नैलों को तो आप नहीं बुलाते, लेकिन कम अज़ कम जो जिंदा है उनको तो बुला लें। तो ये सिर्फ ढकोसले हैं, ये सिर्फ दर्शनी आपको फैसले नजर आते हैं, क्योंकि इन फैसलों की अब क्या हैसियत है। आपके तो नाक के नीचे से परवेज़ मुशर्रफ साहब निकल कर चले गए, तो आप क्या कर सके। तो अभी भी बहुत सारे मौजूद हैं, उनको ही पकड़ के दिखा दें, किसी एक को पकड़ के दिखा दें तो हम माने कि हाँ भैया आप बड़े बहादुर हैं। तो बहरहाल जी, ये दो अहम खबरें आज आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और कुछ मैं अपडेट आपको कर दूं इस हवाले से भी कि जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उनका भी, महमूदुर रशीद साहब के भी जो इलेक्शन के पेपर्स हैं वो कबूल हो गए हैं। यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो कौमी असम्बली के लिए खड़ी हुई हैं, महमूदुर रशीद साहब के सूबाई असम्बली से मंजूर हो गए हैं, और भी अहम रहनुमाओं के। तो ओवर एंड ऑल पीटीआई के लिए अच्छी खबर ये है कि तकरीबन 80% के करीब जो उनके कागजात नामजदगी थे लोगों के जो रिजेक्ट हुए थे, उनको अपीलों में बहाल कर दिया गया, कबूल कर लिया गया, मंजूर कर लिया गया। अब अगर 80-90% लोग जो फर्स्ट ईयर नहीं तो सेकेंड ईयर लीडरशिप के लोग अगर पीटीआई के लड़ रहे हैं इलेक्शन और विद बैट लड़ रहे हैं, तो ये मुखालिफिन के लिए अच्छी खबर नहीं है। फिर सिर्फ नौरीन नहीं रोएगी, ये मुझे लग रहा है कि नौरीन के साथ साथ जो नौरीन के नाम का आखिरी हर्फ है वो भी रोएगा। और फिलहाल हमें नज़र आ रहा है कि नून लीग के लिए भी कोई अच्छी खबरें नहीं हैं, क्योंकि उनकी हालत पहले ही बहुत पतली, इलेक्शन में जाली सर्वे बेचारों को करवाने पड़े हैं, और बाहर निकलने से खौफजदा है कि अवाम पता नहीं अंडे टमाटर मारेंगे, इनके साथ क्या सलूक करेंगे। और दूसरी तरफ अब अगर पीटीआई भी, अब जिसको बड़ी मुश्किल से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, अगर वो भी उस हद तक कमज़ोर नहीं हो पाती, लोग उनके खड़े हैं, उम्मीदवार मैदान के अंदर खड़े हैं, बैट उनके पास हो, तो फिर काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है उस तमाम लंदन प्लान के लिए जो बनाया गया है, जिसमें एक अजीब व गरीब किस्म का इलेक्शन करा के, एक फ्रॉड इलेक्शन करा के मनपसंद हुकूमत बनवाई जानी थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो उसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हमें जक पहुंचती नज़र आ रही है उस सारे प्लान के ऊपर। तो बहरहाल जी, अब बात लंबी हो रही है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी भी कागजात खारिज कर दिए गए, वो भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, और मोनिस इलाही साहब। तो मुझे नज़र ये आ रहा है कि जो ये परवेज़ इलाही साहब है उनके ऊपर भी बड़ा शदीद ही कोई गुस्सा है कि ये, अच्छा, गुस्सा ज़्यादा उन लोगों पे होता है इस्टेब्लिशमेंट को जो हमेशा उनके ज़्यादा करीब रहे होते हैं, और फिर बाद में किसी वजह से अगर वो पलट जाएं तो वो नहीं बख्शे जाते, चाहे वो सहाफ़ियों में हो, चाहे वो सियासतदानों में हो, उन पे ज़्यादा गुस्सा आता है। जो शुरू से ही उनके खिलाफ हों, अगर वो मतलब उस इस तरफ अभी भी उनकी तरफ नहीं खड़े तो वो उनकी चॉइस है, लेकिन जो पहले साथ खड़े थे बाद में बदल गए हैं, उनके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा वो गुस्सा रहता है। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब भी इसीलिए इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि अताब का शिकार है। फ़िलहाल तो वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, और फिलहाल आप देख सकते हैं कि उनकी जेल भी नहीं ख़त्म हो रही है। तो काफ़ी गुस्सा है जी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर। बाकी एक और स्टोरी आप काफ़ी देख रहे थे कि जो एहतजाज किया जा रहा था टिकट्स के हवाले से, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। कुछ टिकट्स फाइनलाइज भी हो जाएंगी तब तक। तो मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।